स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर कोशिका जीवन की इकाई, हमारा अध्याय चल रहा है जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं आइए जरा जल्दी से देखते हैं। हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखेंगे और उसके बाद आज भी 2 बारी में आएगा क्विज, तो याद रखना एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में, ठीक है। तो बेटा जी प्रोकैरियोटिक कोशिका की हम संरचना देखने वाले हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि कोशिका, ध्यान से सुनिएगा, समय हम लोगों के पास होता है कम, चीजें बहुत सारी पढ़नी है, बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, तो थोड़ा सा समय का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोशिका मैंने आपको बताई थी 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा जी आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। आप बोलेंगे अभी तक क्या पढ़ा था हमने? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण देखे थे, अब हम देखने वाले हैं उसकी संरचनाएं, ठीक है। आइए बेटा ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, अब इसमें ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम बाहर से अंदर की ओर जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली चीज है, ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा क्या? ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, केंद्रक तो होएगा नहीं। तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये क्या है? हमने बोला साहब ये कोशिका झिल्ली है। कौन है बेटा जी? कोशिका झिल्ली। चलो जी बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम जीव द्रव्य झिल्ली भी बोलते हैं, याद रखना, जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चले अब मैंने आपको बताया था कि मेन मुख्य रूप से जो जीव जो होता है, ध्यान से सुनना, मुख्य जीव जो होता है प्रोकैरियोट्स में या मोनेरा जगत में कौन था? जीवाणु। तो एक तरीके से हम जीवाणु की संरचना देख रहे हैं, ठीक है। जीवाणु की देख ली, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है, बस माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं थी, बाकी सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति है। तो कोशिका झिल्ली के बाहर, किसके बाहर बेटा जी? कोशिका झिल्ली के बाहर, ये कोशिका झिल्ली है, उसके बाहर ये जो लाल रंग की मैंने बनाई है यहां पर, ये है बेटा जी क्या? कोशिका भित्ति, ठीक है। तो बेटा जी इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका झिल्ली के बाहर कौन है? कोशिका भित्ति। चलो सिंपल सा था, ठीक है। क्या सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सबसे बाहर होती है? नहीं, कुछ में एक और आवरण मिलता है, ध्यान से सुनना, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक और आवरण मिलता है, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। अब ये जो आवरण जो है, ये जो आवरण जो है, ये कोशिका भित्ति के बाहर मिलता है। किसके बाहर मिल रहा है? कोशिका भित्ति के बाहर मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, या समझाने वाली बात जो थी, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई है आपके, क्या कि सबसे बाहर जो संरचना मिल रही है, ये वाली सबसे बाहर जो झिल्ली या भित्ति जो मिल रही है, या मैं बोलूंगा स्तर जो मिल रही है, आवरण जो मिल रहा है बेटा जी, इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, याद रखना। तो कुल मिलाकर ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका याद रखिए, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्य रूप से आपने याद रखना है 3 संरचनाएं। सबसे बाहर कौन? ये नीट का प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना, नीट में पूछा जाता है क्या कि सबसे बाहर कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर कोशिका भित्ति, फिर उसके अंदर कोशिका झिल्ली। ये 3 संरचना, ये 3 आवरण एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है कोशिका आवरण। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि कोशिका आवरण क्या था। हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में
एक आवरण मिल रहा है। ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मिल रहा है? एक आवरण मिल रहा है। बेटा जी ये आवरण 3 स्तरों से बना हुआ है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर कोशिका भित्ति, फिर सबसे अंदर कोशिका झिल्ली। ये तीनों मिलकर क्या कहलाती हैं? कोशिका आवरण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल एनवलप। ठीक है, तो सेल एनवलप के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। आप बोलेंगे सर ये इंग्लिश में बता दिया, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जल्दी से बता देता हूं। ग्लाइकोकैलिक्स को इंग्लिश में भी ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। कोशिका भित्ति को आप जानते हैं सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका झिल्ली को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो जरा सोचिए, हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या देखने वाले हैं? संरचना। सबसे बाहर से जब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे बाहर क्या मिली? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। तो पहले तीनों को पढ़ना पड़ेगा, यानी क्या पढ़ना पड़ेगा? कोशिका आवरण पढ़ना पड़ेगा। कोशिका आवरण में सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्लाइकोकैलिक्स। चले आए समझे इसको। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितनी जरूरत है उतना पढ़ना है। ठीक है, डॉक्टरी के लिए समय मिलेगा जब डॉक्टर बन जाएंगे, अभी डॉक्टरी नहीं करनी है, हम पीएचडी नहीं करनी है हमें। ठीक है, जितना है सफिशिएंट है उतना मैं आपको बता दूंगा। जहां जरूरत होगी लगेगी, मैं अपने आप ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा। ठीक है, जहां जरूरत नहीं है वहां पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं है। अब जैसे हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं, ये द्विस्तरीय होती है, अंदर वाली एस स्तर होती है, बाहर वाली पी स्तर होती है। कोई नहीं पूछने वाला है और कोई भी नहीं पूछने वाला है बाद में भी। बाद में मतलब इन द सेंस लेटर ऑन। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्लाइकोकैलिक्स से पूछी जा सकती है नीट के एग्जाम में। देखिए हमारा फोकस क्या है? नीट का एग्जाम है ना। मैं हमेशा ये बोलता हूं एनसीईआरटी घोट कर पी जानी, गुरु माता है उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करो, है ना। एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन उसके अलावा कुछ जगह एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, जहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है। तो यहां पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जरूरी है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए सबसे बाहर जो ग्लाइकोकैलिक्स जो स्तर है, ध्यान से सुनना। कौन बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक सबसे पहला बिंदु आपने याद रखना, ये एक श्लेष्मा स्तर होती है। कैसी स्तर होती है? श्लेष्मा। अब आप बोलेंगे सर श्लेष्मा अपने नाक में, देखिए हो सकता है सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगे, अपने नाक में जब आप हाथ डालते हैं तो कुछ लिसा सा चिपचिपा सा फील होता है। सुनने में अजीब लगेगा, हो सकता है हंसी भी है, लेकिन प्रैक्टिकली चीजें बतानी पड़ेंगी बेटा, और कोई इलाज ही नहीं है ना। तो जरा सोचिए, जब आप अपने नाक में हाथ डालते हैं तो कुछ चिपचिपा लिसा सा फील होता है, वो क्या है? श्लेष्मा है। कुछ ऐसी ही श्लेष्मा के जैसा आवरण मिल रहा है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर, जिसको हमने बोला है ग्लाइकोकैलिक्स। यानी ये एक स्तर है जो कैसी है? श्लेष्मा जैसी, म्यूकस है एक तरीके का। सिंपल। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलिए अब दूसरा बिंदु, सर ये बनी किससे होती है? सर ये किससे बनी होती है? तो बेटा जी आपने याद रखना, ये कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अब आपका प्रश्न होगा सर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? बेटा कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे आपने सुना होगा C6H12O6 कौन है? ग्लूकोज है ना, कि नहीं है? जानते हैं ना। गैलेक्टोज जानते हैं क्या है? C6H12O6 जानते हैं? नहीं जानते? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं डीएनए में कोई शर्करा होती है, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये नाम सुने होंगे ना, वो C5H10O5 होती है। तो कुल मिलाकर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिलती है, तो अणु जो है वो किससे बना? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वो कौन होते हैं बेटा जी? आपके कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जरूरी क्या है? ध्यान से सुनना, वसा होती है ना, वसा, लिपिड, फैट, वसा जो होती है बेटा, वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी होती है। तो फर्क क्या है? इतना याद रखना, जितनी कार्बन होती है उतनी ही ऑक्सीजन होती है और दुगनी होती है हाइड्रोजन। अगर ये कहीं मिलेगा तो वो होएगा कार्बोहाइड्रेट। तो आगे से आपसे कोई भी पूछे क्या है कार्बोहाइड्रेट, आप सीधा आंसर देंगे सर कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ हैं जिनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। और कार्बन
जितनी होएगी, जितने अणु होंगे किसके, कार्बन के, उतने ही होंगे ऑक्सीजन के और दुगने होंगे हाइड्रोजन के। वो होती हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना बेटा जी, इस श्लेष्मीय झिल्ली में या श्लेष्मा की स्तर में जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, ये किससे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। सिंपल। चले अब आप पूछेंगे कौन से कार्बोहाइड्रेट, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है अभी। कृपया करके एक टीचर की बातों को भी मानना स्टार्ट करें। हमेशा टेढ़े प्रश्न ना पूछें कि नहीं सर आप तो बताओ, आप तो बताओ। अरे जिस चीज की जरूरत नहीं है उसके लिए क्यों बार बार फोर्स करना कि नहीं बताओ। किस लिए, जो चीज जरूरी है उसके लिए फोर्स करो ना भाई, है ना। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, एक श्लेष्मा की स्तर है, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। आगे चलते अब ध्यान से सुनना। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य क्या है ये भी देख लेते हैं बेटा। इसका कार्य क्या है, ये जो सबसे बाहरी आवरण था ग्लाइकोकैलिक्स, इसका कार्य क्या है। तो बेटा जी याद रखना है, ये संक्रमण में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है, संक्रमण में। मैंने देखा कुछ बच्चे कह रहे थे सर डेफिनेशन लिखवाओ। अरे प्रभु नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, नीट की, ठीक है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, रटने का काम नहीं है ये कि सर डेफिनेशन बताओ। कैसी बात करते हो भाई, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक वर्ल्ड क्लास एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अपने ऊपर गर्व करो कि आपको भगवान ने पैदा किया नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहले आप खुद को शुक्रिया करो भाई कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं। कोई निम्न स्तर का एग्जाम नहीं है, बहुत इंडिया लेवल का, वर्ल्ड क्लास लेवल का एग्जाम है नीट का एग्जाम। डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम होता है ना। तो कृपया करके उस एग्जाम की थोड़ी सी महत्व को समझो कि आपने डेफिनेशन रटनी नहीं है, समझना है, उसको याद करना है, ट्रिक्स यूज में लेनी है। जब जरूरत होगी मैं डेफिनेटली ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, श्लेष्मा से बनी हुई है, श्लेष्मा जैसी स्तर है, म्यूकस है, चिपचिपी स्तर है, जो कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, जो संक्रमण करती है। अब आप बोलेंगे संक्रमण, आप मुझे बताएं क्या जीवाणुओं से रोग होता है नहीं होता। अगर जीवाणु मेरे अंदर जाएगा और रोग करेगा तो मैं नहीं बोलूंगा मैं जीवाणु से संक्रमित हो चुका हूं, यानी वो मुझे इन्फेक्शन कर रहा है, वो मेरे अंदर रोग पैदा कर रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि जीवाणुओं के अंदर संक्रमण की क्षमता किसमें होती है, तो याद रखना यही ग्लाइकोकैलिक्स उत्तरदायी होती है। किस चीज के लिए, संक्रमण के लिए, इन्फेक्शन के लिए। सिंपल सा था। चलें आगे। अब बेटा जी यहां से क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं 0%। क्या बोला मैंने, ये जो मैंने आपको बताया यहां से क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं 0%। क्वेश्चन कहां उसे उठेंगे नीट में, आइए सुनिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, ये ग्लाइकोकैलिक्स, ध्यान से सुनना, ये ग्लाइकोकैलिक्स कुछ जीवाणुओं में कैसी होती है, हार्ड होती है। मतलब इसके जैसा कोई हार्डिच नहीं है, ठीक है। कुछ जीवाणुओं में कैसी होती है, हार्ड होती है, यानी कठोर होती है ना। अब कठोर कब होएगी, जब वो मोटी होएगी। अब जरा सोचिए, मैंने बोला ग्लाइकोकैलिक्स मोटी है तो कैसी है, कठोर भी है। अब मैंने बोला कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है आपकी पतली है। अब पतली होएगी तो ढीली ढाली होएगी। कभी आपने देखा होगा, व्यक्तियों को देखा होगा, एक मोटा हट्टा गट्टा ताजा है व्यक्ति है और एक बेचारा सूकड़ सा पहलवान है ना। अब जरा सोचिए, एक पतला सा पहलवान है, बेचारा ढीला ढाला चल रहा है, और एक बिल्कुल तंदुरुस्त है, हट्टा गट्टा गबरू जवान है? कैसा होएगा, मोटा होएगा, कठोर होएगा, है ना। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात जो थी क्या, कि बेटा जी ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कुछ जीवाणुओं में ऐसी भी होती है और कुछ जीवाणुओं में ऐसी भी होती है। कौन, ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये बाहर वाली स्तर जो है, बाहर वाली स्तर कुछ जीवाणुओं में पतली ढीली डाली हो सकती है और कुछ जीवाणुओं में मोटी हट्टी गट्टी ताजी कैसी होएगी, कठोर होएगी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा नीट में, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बनेगा कि ग्लाइकोकैलिक्स अगर हार्ड है, ग्लाइकोकैलिक्स अगर
कठोर है। क्यों? क्योंकि वो मोटी है। या ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है? ढीली है। क्यों? क्योंकि वो पतली है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स कठोर है, मोटी है, तो उसे क्या बोला जाता है? अगर ढीली है, पतली है, तो उसे क्या कहा जाता है? ये प्रश्न बनेगा बेटा जी आपके नीट में। जहां इंपॉर्टेंट डालूं, जहां नोट डालूं, वहां पर जरूर याद रखा करें। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। अब बेटा जी ग्लाइकोकैलिक्स अगर कठोर और मोटी है तो नाम याद रखना, इसको क्या बोला जाता है? भूलना नहीं है। संपुटिका। इंग्लिश में बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। जबकि अगर ढीली ढाली होती है ना, तो इसको बोला जाता है, याद रखना बेटा, अवपंक परत या पर्थ या स्तर। या तो अवपंक स्तर बोल दो या अवपंक पर्थ बोल दो। ठीक है, सिंपल सा था। बताएं ये चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है? क्लियर है? इतनी सी बात, कंफ्यूजन तो नहीं था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। यहां से प्रश्न बनेगा, यानी अभी तक देखिए हमने क्या पढ़ा। देखिए मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना बता रहा था। ठीक है, एक बार कृपया करके इस संरचना में भी देख लो, कहीं आपको संपुटिका शब्द दिखाई दे रहा है? संपुटिका अंडरलाइन भी किया है यहां पर। संपुटिका बहुत इंपॉर्टेंट है। संपुटिका क्या थी? ग्लाइकोकैलिक्स जब कैसी होती है? कठोर होती है। तो सबसे बाहरी आवरण दिख रहा है ये वाला, ये सबसे बाहरी आवरण, ये क्या है बेटा जी? संपुटिका है। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने बात करी कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर से जब हम अंदर की ओर जा रहे तो तीन झिल्लियां या तीन स्तर मिलकर एक आवरण बना रही है जिसका नाम है कोशिका आवरण, सेल एनवेलप, जिसमें सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स। भैया ग्लाइकोकैलिक्स एक श्लेष्मा जैसी स्तर होती है, चिपचिपी होती है, जो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जिसका कार्य मुख्य रूप से संक्रमण होता है। ठीक है, हमने बोला ये ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग जीवाणुओं में, अलग अलग प्रोकैरियोटिक कोशिका में दो तरीके से मिलती है। या तो ये ढीली ढाली मिलेगी या कठोर मिलेगी। कठोर क्यों है? क्योंकि मोटी है। ढीली ढाली क्यों है? क्योंकि पतली। अब अगर कठोर है या मोटी है तो उसको हमने नाम दिया है, इसी ग्लाइकोकैलिक्स का नाम है ये संपुटिका, और अगर पतली है तो उसका नाम है अवपंक परत। बताएं, बस इतना सा था, इससे बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। मैं श्योरिटी दे रहा हूं अगर आप ध्यान से सुने तो। क्लियर है? डनाडन डन, समझ में आ गया। अब जरा सोचिए हमने क्या पढ़ लिया? सबसे बाहरी स्तर पढ़ ली है कौन सी? जरा सोचिए, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर कौन है? कोशिका भित्ति। यानी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका भित्ति। क्या पढ़ने वाले बेटा? कोशिका भित्ति। लेकिन उससे पहले रेडी हो जाइए। क्या हो जाइए? रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। चलना है शादी में? नहीं, मजाक कर रहा हूं। रेडी हो जाइए क्योंकि आपके लिए आने वाला है क्विज। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। जब ग्लाइकोकैलिक्स कठोर मोटी होती है तो कहलाती है, पहला ऑप्शन अवपंक पर्थ, दूसरा संपुटिका, तीसरा दोनों ए और बी, चौथा कोई नहीं। बहुत सिंपल। अगर ध्यान से सुन रहे, ध्यान से पढ़ रहे तो डेफिनेटली आराम से जल्दी से फटाक से आंसर करेंगे, झटैक से आंसर करेंगे। अगर कैसी होएगी बेटा? अगर ग्लाइकोकैलिक्स कठोर और मोटी होती है तो क्या कहलाती है? चलिए दूसरा प्रश्न बच्चों, यहां पर जब ग्लाइकोकैलिक्स पतली और ढीली होती है तो क्या कहलाती है? सोचो, जल्दी से आंसर दो, जल्दी आंसर आना चाहिए फटाफट। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था बेटा जी बहुत सिंपल सा, क्या ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है? कठोर है और मोटी है। कैसी है बालक? कठोर है और मोटी है तो क्या कहलाएगी? अभी बताया था, कैप्सूल यानी संपुटिका। आप बोलेंगे सर ये तो अभी पढ़ाया था। हाँ बेटा, ये नीट में प्रश्न पूछा गया, मैं क्या करूं मेरे भाई, क्या करूं बताओ, पूछा गया है।
है ना। अब अभी अभी पढ़ा इसलिए अभी अभी तो आप कर लेंगे, लेकिन आपसे कोई पूछे 6-7 महीने बाद याद रहेगा, आप बोलना हाँ याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। दिमाग हमारा तेज तर्रार है, बिल्कुल याद रख लेंगे हम, है ना। बस दूसरा, ग्लाइकोकैलिक्स अगर पतली और ढीली होएगी तो भाई सीधी सी बात है, क्या कहलाएगी? अवपंक परत कहलाएगी, आपकी स्लाइम लेयर कहलाएगी, खत्म, सिंपल सा था। अब मेरे ख्याल से एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए ऐसा जिसने इसका आंसर गलत किया हो, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताएं। ऐसा क्वेश्चन आएगा नीट में, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? डेफिनेटली कर लेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। पूरा फोड़ कर आ जाएंगे हम पेपर, है ना। चलें आगे, आइए बेटा अब आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर से जब हम अंदर जा रहे थे तो सबसे बाहरी स्तर जो थी उसका नाम था ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर कोशिका भित्ति, फिर उसके नीचे कोशिका झिल्ली, एक हमने पढ़ ली है, तीनों मिलकर क्या कहला रही है? कोशिका आवरण। यानी कोशिका आवरण के 3 भाग थे, 3 स्तरें थी, जिसमें से एक हमने पढ़ ली, अब 2 बच गई हैं। आइए दूसरी पढ़ते हैं, क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका भित्ति पढ़ने वाले। आइए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न कि सर ये कोशिका भित्ति, अभी ये नहीं पूछना किससे बनी हुई है, वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहली ये चीज कि ये कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। सबसे पहली चीज, ये कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, तो ध्यान से सुनना बेटा। ये कोशिका भित्ति समझना, ध्यान से सुनना, जो मैं चीज कहने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी मैं एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा एक चीज का, देखिएगा बेटा। देखिए एक तरफ मैं लिख रहा हूं बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका। कुछ चीजें एडवांस में बतानी जरूरी होती है क्योंकि वो जाननी जरूरी है, तभी चीजें समझ में आती है। एक है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। चलो जी, अभी सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका गोल भी हो सकती है, सब सर्पिल आकार की भी हो सकती है, सब दंडाकार भी हो सकती है, छड़ाकार भी हो सकती है, डंडे की जैसी हो सकती है, या कौमा आकृति की भी हो सकती है, ठीक है। अब आप सोचना, दिमाग लगाना, ये जो आकार या ये जो आकृति जो है, इसको बनाए रखने का कार्य कौन करता होगा? यानी कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो किसी ना किसी इस प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना को बनाए रख रही है, मेंटेन कर रही है ना। आप मुझे बताएं, मेरे शरीर को कौन बनाए रख रहा है? अगर मेरे अंदर हड्डियां नहीं होती, मेरे अंदर त्वचा नहीं होती, तो क्या हम इस ऐसे दिखते? नहीं। यानी कहीं ना कहीं एक जीव की संरचना को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? उसका कंकाल करता है। क्या बोला बेटा मैंने? एक जीव की बॉडी को बनाए रखने का काम कौन करता है? उसका स्केलेटन करता है, उसका कंकाल करता है। तो सोच समझ कर मुझे बताएं, मेरा कंकाल कौन बना रहा है? आप बोलेंगे सर हड्डियां बना रही है। बालक वो तो अंदर से बना रही है, बाहर से कौन बना रहा है? त्वचा बना रही है ना। तो ये मेरा बाह्य कंकाल बना रही है, और हड्डियां, अस्थियां, उपास्थियां, कंडरा, स्नायु, ये सारे वर्ड आप बाद में पढ़ेंगे, क्या बनाती हैं बेटा जी? याद रखना, अंतः कंकाल बनाती है। क्या बनाती है? अंतः कंकाल बनाती है। आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी कि कंकाल का मीनिंग क्या होता है, स्केलेटन का मतलब क्या होता है, वो जो आकृति को बनाए रखती है, ठीक है। अब सोचना, मैंने बोला बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका की ये आकृति है, या ये। अब ये आकृति को, ये संरचना को बनाए रखने का कार्य कौन करती है? तो याद रखना, आकृति बोल दूं या मैं बोल दूं संरचना को बनाए रखने का कार्य, बनाए रखने का कार्य कौन करती है बेटा जी? ध्यान से सुनना, कौन करती है? याद रखना, कोशिका भित्ति करती है।
कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। ठीक है, अब आगे चलने से पहले देखिए थोड़ी थोड़ी बीच में ना जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें भी जरूरी होती है, वो बीच बीच में बताना। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई है, क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का चलें। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की आकृति कौन बना रही है? उसकी कोशिका भित्ति बना रही है, जो बाहर से ये जो कोशिका भित्ति है इस तरीके से मिल रही थी, और साहब ये ऐसी संरचना बना दी कोशिका भित्ति ने, तो ये कोशिका भी कैसी हो गई? गोलाकार हो गई है। साहब कोशिका भित्ति इस तरीके से मिल रही थी, सर्पिल आकार में मिल रही थी, तो साहब ये जो जीवाणु था ये सर्पिल आकार में मिल रहा था, यानी आकृति कौन बनाए रख रही है? कोशिका भित्ति बनाती है। डन डन। तो सोच कर समझ कर मुझे बताएं, एक कोशिका का कंकाल, क्या वर्ड बोला मैंने? एक कोशिका का कंकाल कौन बना रहा है? आप बोलेंगे सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका का कंकाल बना रही है। क्या बना रही है? कोशिका का कंकाल। बताएं बिंदास, समझ में आया या नहीं आया? आ गया? चले आगे, एक एक बिंदु बिल्कुल मक्खन की तरह यहां से गया है, यहां से नहीं जाना चाहिए बाहर, यहां से गया और यहां से निकल गया, गड़बड़ी हो जाएगी भैया। अब बच्चे बोलेंगे सर इधर हाथ रख लें क्या? नहीं, ऐसा भी मत करो। कुल मिलाकर यहां से दोनों जगह से होता हुआ यहां पर पहुंचे और यहां पर रह जाए, बस इतनी सी बात। चलिए, तो ये बेटा समझ में आ गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका कंकाल है, यानी कोशिका कंकाल यानी कोशिका की आकृति को बनाने वाली संरचना कौन है? कोशिका भित्ति है, जो आकृति या संरचना को बनाए रखती है। डन डना डन डन। अब आते हैं किसकी बात करते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। ये यूकैरियोटिक कोशिका जैसे हमारी बात करते हैं, हम कौन है? जंतु। चलो जी बेटा, ये एक जंतु और ये एक पादप, मुख्य रूप से दो ही यूकैरियोटिक जीव होते हैं, और भी होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, प्रोटिस्टा जगत में भी आते हैं, कवक जगत में भी आते हैं, हमारे प्लांटी यानी पादप जगत में भी आते हैं, वनस्पति और प्राणी यानी एनिमल्स। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? दो जीवों की। कौन कौन सा? एक हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की यानी पादप की, और एक हम बात कर लेते हैं जंतु की। पता है, सिंपल तरीके से। ठीक है, अब समझना बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं चीज कहने वाला हूं। कोशिका भित्ति किसमें होती है? बहुत सिंपल सा प्रश्न, 9th-10th क्लास का बच्चा भी आंसर दे देगा कि दोनों कोशिकाओं में से कोशिका भित्ति किस पर होती है। आप सीधा बोलेंगे सर कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जयराम जी की इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? ये कौन है? कोशिका भित्ति। चलो जी, बहुत अच्छी बात है भैया। कोशिका भित्ति नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ओहो हो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं मिलती। मैं क्या करूं? नहीं मिलती भाई, नहीं मिलती। चलो जी, अब ये भी याद कर लो, लगे हाथ किसने बताया था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं? फटाक जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिलती। ये किसने बताया? आंसर चाहिए, मैं ऐसे ऐसे करने लग जाऊंगा। जल्दी से आंसर बताएं फटाफट, जल्दी से। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। सोचिए किसने बताया था? जल्दी से कमेंट्स करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो हमें पता लग गया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, जंतु में नहीं है। चलो, अब आप कहेंगे सर पादप कोशिका का कंकाल कोशिका भित्ति ने बनाया। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल। तो पादप कोशिका की आकृति निश्चित होगी, यानी अगर ऐसा है तो ऐसी रहेगी। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल। सर जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति नहीं है। सर हमारी जो कोशिका उसमें तो कोशिका भित्ति नहीं है, तो हमारा कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है। माइकोप्लाज्मा याद आ रहा है? माइकोप्लाज्मा भूले तो नहीं? माइकोप्लाज्मा में भी तो कोशिका भित्ति नहीं थी, और हमने बोला था जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, आकृति बदलता है। जैसे अमीबा, जैसे माइकोप्लाज्मा, उसमें क्या नहीं थी? कोशिका भित्ति नहीं थी, तो वो आकृति बदल रहे थे। बोला था ना, बोला था ना। उस हिसाब से तो हमारी कोशिका में भी आकृति नहीं है, यही होना चाहिए। हमारी कोशिका में भी कोशिका भित्ति नहीं है, तो हमारी कोशिकाओं की भी निश्चित आकृति नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन होती है। अब वो कौन बना रहा है? हमारे अंदर तो कोशिका भित्ति नहीं है, फिर कौन बना रहा है? तो ध्यान से सुनना, जो जानते हैं वेल डन, वेरी गुड। जो नहीं जानते हैं ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। दोनों में, इन दोनों में, पादपों में भी जंतुओं में भी एक संरचना मिलती है। ध्यान से सुनना, एक नहीं दो संरचना मिलती है। एक होती है सूक्ष्म
नलिका। क्या बोला भैया? सूक्ष्म नलिका। और एक होता है सूक्ष्म तंतु। इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्म तंतु है ना, इनको पता है क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कोशिका कंकाल। क्या बोलते हैं? कोशिका कंकाल। किसका कंकाल? कोशिका का कंकाल। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका कंकाल है, कोशिका कंकाल जो है, अब थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड कर सोचिएगा, बड़े स्तर पर सोचिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका कंकाल है वो कौन बना रहा है? हमने देखा सबसे पहले जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है, तो कौन बना रहा है? सब ये संरचनाएं बना रही है, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। अब नाम में जरा सोचिए, नलिका है, नाम में जरा सोचिए, तंतु है, फाइबर है, यानी इस कोशिका में इस तरीके से फैले हुए हैं, इस तरीके से नलिकाएं इस तरीके से फैली हुई हैं, कुछ नलिकाएं, कुछ तंतु इस तरीके से फैले हुए हैं, और ये तंतु, ये नलिकाएं दे दमादम क्या बना रही हैं? इस कोशिका की आकृति को बनाए रखती हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जरा सोचिए, जंतु कोशिका की अगर मैं बात करूं तो कोशिका कंकाल कौन बनाता है? सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, कोशिका भित्ति नहीं होती। लेकिन पादप कोशिका में जरा सोचो, पादप कोशिका में कोशिका कंकाल ये भी बनाते हैं और ये भी बनाती है। अब बताएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये है? नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिका में है। ये देखिए, ये यूकैरियोटिक कोशिका में सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु दोनों प्रकार की कोशिका में थी, बस कोशिका भित्ति पादप कोशिका में थी। यानी पादप कोशिका में कोशिका कंकाल दोनों तरीके से बन रहा था, कोशिका भित्ति से भी बन रहा था, सूक्ष्म नलिका सूक्ष्म तंतु से भी बन रहा था। जबकि जंतु कोशिका में सिर्फ सूक्ष्म नलिका सूक्ष्म तंतु से बन रहा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूक्ष्म नलिका सूक्ष्म तंतु नहीं है, केवल क्या है? कोशिका भित्ति, और सिर्फ कोशिका भित्ति यहाँ पर क्या बना रही है? कंकाल बना रही है। बताएं मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज, कंसेप्ट समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे बिंदास, पक्का? आइए अब आगे चलते हैं बेटा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं, उन प्रोकैरियोटिक कोशिका की आकृति को कौन बनाए रखता है बेटा जी? भूलना मत, कौन? कोशिका भित्ति बनाए रखती है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान से सुनना, हम कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, तो बेटा जी किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका भित्ति। मैं वापस से लिख देता हूं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बालक, कोशिका भित्ति बालक सबसे पहले क्या कार्य क्या कर रही है? हमने बोला ये संरचना को बनाए रखती है। अब देखिए, हम वापस से प्रोकैरियोटिक कोशिका पर आ गए, संरचना को बनाए रखती है। चलो जी ठीक है, किसको बनाए रख रही है? संरचना को। बहुत अच्छे, आ रही। एक कार्य तो ये हो गया, दूसरा कार्य, अब ध्यान से सुनना, समझना, इस चीज को समझना। आपने कभी किशमिश को रात को पानी में भिगोया है? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल भिगोया है ना। सुबह कैसी होती है वो किशमिश? सिकुड़ जाती है कि फूल जाती है? फूल जाती है, यानी पानी किशमिश के अंदर गया ना। अब जरा ये सोचा, ये किशमिश बनी किससे है? किससे बनाई गई है किशमिश? अंगूरों से। यानी अंगूरों के अंदर से कुछ पानी निकला होगा जिसकी वजह से वो किसमें बदल गई? किशमिश में। यानी प्रक्रिया देखो, अंगूर के अंदर से पानी निकाला, अंगूरों को सुखाया, अंगूरों के अंदर से पानी निकाला तो वो बदल गए किशमिश में। किशमिश को रात को भिगोया तो सुबह वो फूल गई। अब ऐसा मत बोल देना सर किशमिश को रात को भिगोएंगे तो सुबह अंगूर बन जाएंगे। नहीं प्रभु, बदलाव हुआ है ये। ठीक है, जल के साथ साथ और भी कई सारी चीजें होती हैं जिसमें बदलाव आता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हम जल की बात कर रहे थे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब जरा दिमाग लगाएं, सोचे किशमिश सूख गई, अंगूर सूख गया था जब उसमें से पानी निकल गया था। क्या बन रही थी बाद में लास्ट में जाके? किशमिश। किशमिश को डाला और डालने से वो फूल गई है।
ठीक है। अब जरा सोचिए, मैंने उस किशमिश को बहुत लंबे समय तक डाल दिया। क्या बोला मैंने? एक किशमिश को मैंने बहुत लंबे समय तक डाल दिया, यानी किशमिश के अंदर पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। एक समय के बाद किशमिश फट जाएगी। क्या ये सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आया? खुद सोचिए ना भाई, मेरे अंदर तुम पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, मेरे छोड़ो, गुब्बारे के अंदर पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, एक सीमा होती है ना फैलने की, फट जाएगा ना। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये जो कोशिकाएं हैं, अगर इनके अंदर पानी जाता जाए, जाता जाए, जाता जाए, जाता जाए, तो ये फट सकती है कि नहीं फट सकती है? फट सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका को फटने से बचाती हैं। ये कोशिका को फटने से बचाती है। ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं आपसे, आंसर देना मेरे को। मेरे पास एक पेड़ की कोशिका है, ये मेरे पास एक पेड़ की कोशिका है, ठीक है, केंद्रक है उसमें और कोशिका भित्ति है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे पास एक जंतु की कोशिका है, केंद्रक है उसमें लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है। ये मेरे पास एक जीवाणु की कोशिका है, केंद्रक नहीं है लेकिन कोशिका भित्ति तो है। हमेशा साइंटिफिकली सोचा करें, बड़े स्तर पर सोचा करें, ठीक है। ये तीन प्रकार की कोशिका, पादप, जंतु, जीवाणु। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इनके अंदर पानी डालूंगा तो कौन जल्दी से फट जाएगी और कौन फटने से अपने आप को बचाएगी? जरा सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। कौन फट जाएगी? सोचिए। ये फट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। तो याद रखना, भूल मत जाना, जंतु कोशिकाएं जल्दी फट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाहर कोई दृढ़ आवरण नहीं है जो उनको फटने से बचाए। आई होप यहां तक की चीज समझ में आ गई है कि क्लियर है, डनाडन डन। तो बेटा जी, कोशिका भित्ति की बात कर रहे थे। कोशिका भित्ति का कार्य क्या था? संरचना को बनाए रखना और कोशिका को फटने से बचाना। क्यों? क्योंकि ये कोशिका भित्ति होती है दृढ़। कैसी होती है बेटा जी? ये होती है, याद रखना, कैसी होती है? दृढ़ होती है, ठीक है, कठोर होती है। ये भी कठोर होती हैं, दृढ़ होती हैं, हार्ड होती है, मतलब इनके जैसा भी कोई हार्डिश नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ी सी चीज पढ़ी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब जो चीज आने वाली है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था 1884 में? एक वैज्ञानिक जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, क्या बोला बेटा मैंने? एक वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। उसने एक विधि का आविष्कार किया, एक विधि बताई उसने जिसका नाम था ग्राम अभिरंजन। ग्राम अभिरंजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। आप में से कितने बच्चे हैं जो स्कूल में प्रयोगशाला में गए हैं? आप में से कुछ अगर होंगे जो कभी ना कभी जीव विज्ञान की अगर प्रयोगशाला में गए होंगे, अगर सूक्ष्मदर्शी के अंदर माइक्रोस्कोप में अगर आपने, जैसे आपकी मैडम ने प्रयोगशाला में प्याज की झिल्ली जो होती है उसकी कोशिकाएं अगर दिखाई होंगी, तो याद करिए कुछ स्लाइड बनवाई थी, उस स्लाइड पे कुछ बूंदे डलवाई थी लाल लाल रंग की, कुछ सैफ्रनिन याद आ रहा है? सैफ्रनिन लाल लाल रंग का। अगर नहीं याद आ रहा कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे सिर्फ इतना सा बताओ, होली खेली है? आप बोलेंगे होली, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे, होली कहां से आ गई? आएगी, कोई कंसेप्ट है इसीलिए बताऊंगा। होली खेली है? आप बोलेंगे हाँ सर होली खेली है। क्या करते होली पे? रंग लगाते हैं। तो याद रखना, अभिरंजन का मतलब क्या होता है? स्टेनिंग का मतलब होता है क्या? कलर चढ़ा देना, यानी रंग लगाना। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है?
डाई होती है ना, डाई है ना, कुछ डाई का इस्तेमाल करके कलर चढ़ा देना क्या कहलाएगा? अभिरंजन। तो अब आप बोलेंगे सर ये क्रिश्चियन ग्राम जो थे, इन्होंने ग्राम अभिरंजन विधि का आविष्कार किया, इसमें कर क्या रहे हैं? ये कुछ नहीं बेटा, होली खेल रहे। किसके साथ? जीवाणुओं के साथ होली खेली इन्होंने। क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में ग्राम अभिरंजन विधि को बताया, है ना। अब इस विधि में वो क्या कर रहे थे? होली खेल रहे थे। किसके साथ? जीवाणुओं के साथ, है ना। अब इन्होंने होली खेली। देखिए एक प्रिंसिपल समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। इन्होंने होली खेली किसके साथ? जीवाणुओं के साथ। अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं के साथ होली खेली, ठीक है। अब होली खेलने के बाद, यानी रंग लगाने के बाद, यानी अभिरंजन करने के बाद, यानी स्टेनिंग करने के बाद, इन्होंने पाया कि जो जीवाणु वो दो प्रकार के हैं। जितने भी जीवाणु हैं वो दो प्रकार के। एक वो जो जिनके ऊपर कलर जब चढ़ाया तो कलर उनके ऊपर चढ़ा रह गया, धोने के बाद भी कलर चढ़ा रह गया, उनको उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव, यानी ग्राम धनात्मक। अब बच्चे पूछते हैं सर पॉजिटिव का मतलब? अरे भैया जो किसी चीज को धारण किए हुए है वो पॉजिटिव, जिसने धारण ही नहीं कर रखा वो क्या कहलाएगा? ग्राम नेगेटिव। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ध्यान से सुनना बेटा जी। एक है, मान लेते हैं दो बच्चों के नाम ले लेते हैं कोई बढ़िया से। एक है हमारा शाहरुख खान और एक है सलमान खान। एक शाहरुख खान और एक सलमान खान। हो सकता है आप में से कोई सलमान खान का फैन हो सकता है आप में से कोई शाहरुख खान का फैन हो। तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे को इस चीज में मत घसीटिएगा सर ऐसा कैसे बोल दिया, है ना। तो जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। एक है शाहरुख खान, एक है सलमान खान, दोनों गए होली खेलने। तुलना करना दोनों की जीवाणुओं से, एक है शाहरुख खान, ये भी एक जीवाणु है, एक है सलमान खान, ये भी एक जीवाणु। मेरे राइट हैंड में कौन है? शाहरुख खान, जीवाणु। लेफ्ट में सलमान खान, ये भी जीवाणु, ठीक है। दोनों को मैंने होली खिलाई, मैं हूं ग्राम, मैंने दोनों को होली खिलाई। ये कौन? शाहरुख खान। ये कौन? सलमान खान। दोनों को मैंने यानी ग्राम ने इन दोनों जीवाणुओं को क्या खिलाई? होली। इनके ऊपर डाला कलर, अले ले ले ले, अले ले ले ले, दोनों के ऊपर क्या लगा दिया? कलर, ठीक है। चलो जी, अब क्या हुआ? दोनों अपने अपने घर गए, नहाए। नहाने के बाद शाहरुख खान के ऊपर से तो कलर नहीं उतरा, लेकिन सलमान खान के ऊपर से कलर उतर गया। शाहरुख खान के ऊपर से जब कलर नहीं शाहरुख खान के ऊपर कलर चढ़ा रह गया और सलमान खान के ऊपर से कलर उतर गया, यानी इसके ऊपर कलर नहीं चढ़ा। ऐसे जीवाणु को हमने बोला ग्राम नेगेटिव, जिन पर चढ़ा रह गया उनको हमने बोला ग्राम पॉजिटिव। बताइए बेसिक से कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? क्या कि ग्राम अभिरंजन एक ऐसी विधि है जो क्रिश्चियन ग्राम ने इसका इजाद किया था, जिसमें वो क्या कर रहे थे? अभिरंजन कर रहे थे, रंजन कर रहे थे, रंग डाल रहे थे, डाई डाल रहे थे, कलर डाल रहे थे, स्टेनिंग कर रहे थे। करने के बाद उन्होंने पाया कि जीवाणु जो है वो दो प्रकार के, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। एक वो जिन पर कलर चढ़ा रह जाता है वो ग्राम पॉजिटिव, जिन पर नहीं चढ़ा रहता वो ग्राम नेगेटिव। आई बात समझ में? अब इसकी एक बार क्रिया विधि और बता देता हूं किसकी? ग्राम अभिरंजन की। देखिए किया क्या था उन्होंने, देखिएगा। ग्राम अभिरंजन क्रिया विधि, ये भी सुनिएगा क्या किया था इस क्रिया विधि में क्रिश्चियन ग्राम ने। देखिए सबसे पहले उन्होंने दो जार लिए, ठीक है। उस जार के अंदर पोषणीय पदार्थ था और दो प्रकार के उन्होंने ले लिए जीवाणु। क्या ले लिए बेटा जी? दो प्रकार के उन्होंने ले लिए जीवाणु, ठीक है। दो अलग अलग प्रकार के जीवाणु थे। चल मान लेते हैं ये कौन सा बेटा जी? हमारा ये है हमारा इकोलाई। नाम सुना आप में से किसी ने? इकोलाई, इशरिचिया कोलाई सुना है? इशरिचिया कोलाई, इकोलाई। और ये वाला है मान लेते हैं हमारा बेसिलस सबटिलिस। ये बेसिलस सबटिलिस और ये हमारा इकोलाई। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ये दो अलग अलग प्रकार के क्या हैं? जीवाणु हैं, ठीक है। अब सबसे पहला चरण जो था, स्टेप फर्स्ट, चरण प्रथम,
जो था इस विधि का, क्या कि दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर डालो डाई, कलर डालो, होली खेलो इनके साथ। ठीक है, तो डाई डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो डाई कौन सी डाली गई, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टेप में क्या किया था बेटा जी, क्रिस्टल वॉयलेट, याद रखना, क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई का नाम है, याद रखना, एक डाई है, डाई, डाई समझ, देखो हम बालों पर डाई लगाते हैं ना, कलर करते हैं ना, बस वैसे क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई है जो कैसा कलर उत्पन्न करती है बेटा जी, ब्लू, यानी ब्लू, ब्लू तो समझ में आता है ना, या और नीला, सॉरी मैं भूल गया, नीला, ठीक है, ब्लू यानी नीला, या कई बार ये पर्पल भी प्रोड्यूस कर देती है, बैंगनी भी, या तो बैंगनी या नीला रंग उत्पन्न करती है, अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। हमने एवरेज, हम ये मानकर चल रहे हैं क्रिस्टल वॉयलेट जो बैंगनी कलर दे रही है या ब्लू कलर दे रही है, दोनों में से कुछ भी कलर दे सकती है। चलो जी, डाल दिया, दोनों के ऊपर बूंदे डाल दी, 2 बूंद जिंदगी की डाल दी दोनों के ऊपर। चलो जी, दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर चढ़ गया कलर। अब सब कलर चढ़ा रहे, कलर जो है चढ़ा रहे, उतरे नहीं, तो फिर क्या किया, सब कृष्ण ग्राम ने 0.5% आयोडीन का जो घोल जो था, किसका, आयोडीन घोल जो था वो भी डाल दिया। अब आप पूछेंगे क्यों डाला, वो चाहते थे कि दोनों के ऊपर कलर चढ़ा रहे। चलो जी, दोनों के ऊपर कलर चढ़ गया, अच्छे से चढ़ गया, दोनों को अच्छे से पोत दिया बिल्कुल कलर से। ठीक है, अब चरण तीसरे में ध्यान से सुनना, स्टेप 3 में, चरण तीसरे में क्या होने वाला है देखिएगा। चरण तीसरे में जब इनको होली खिलू दी, दोनों को होली खेल ली इनके साथ, अब इनसे बोला चलो बेटा नहाओ, क्या करो, नहाओ, यानी इन्हें धोया, वॉश किया इनको, किससे, किससे, जल से। चलो जी, पहले इनको दोनों को जल से नहलाया। अब जब दोनों को जल से नहलाया तो ये जो है ना इकोलाई, इसने हल्का हल्का सा कलर निकालना स्टार्ट कर दिया, हल्का हल्का, पूरा नहीं निकाला, थोड़ा थोड़ा सा इसमें से कलर निकलता गया। चलो, अभी थोड़ा सा निकला, इससे नहीं निकला, पानी से जब इसको धोया इससे नहीं निकला, इस पे बिल्कुल मला हुआ इसके ऊपर क्या, रंग। चल, स्टेप 4। अब स्टेप 4 जो था, आखिरी चरण है, कृष्ण ग्राम यही नहीं रुके, धोया इसको पहले किससे, जल से। कृष्ण ग्राम ने बोला एक बार और धोऊंगा, अब की बार धोऊंगा, अच्छे से धोऊंगा। किससे धोया फिर, एल्कोहल से। किससे धोया, एल्कोहल से। किससे, एसीटोन से। ये जो आप सैनिटाइजर यूज में ले रहे हो, इथेनॉल होता है, एसीटोन्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो बेटा जी एसीटोन से धो दिया, अल्कोहल से धो दिया। अब जैसे जब पहले जब जल से धोया था तो इसने थोड़ा सा कलर निकाला था ना, जैसे ही एसीटोन से धोया इसने सारा कलर निकाल दिया, इसने सारा कलर निकाल दिया। अब इस बिहाफ पर, इस आधार पर, ये 4 चरण होने के पश्चात जिसके ऊपर कलर चढ़ा रह गया, इसके ऊपर चढ़ा रह गया, इसको हमने बोला ग्राम पॉजिटिव और इसको हमने बोला ग्राम नेगेटिव। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो पहले तो ये सोचिए, क्या आपको ये ग्राम अभिरंजन की पूरी क्रिया विधि समझ में आ गई है? अब मुझे पता है आपका प्रश्न क्या होगा, मुझे पता है आप क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। आप यही पूछेंगे ना सर कि इस पर कलर क्यों चढ़ा रह गया और इस पर कलर क्यों नहीं चढ़ा। पहला प्रश्न यही होएगा ना, प्रश्न सॉरी ऐसे, पहला प्रश्न यही होएगा ना क्या कि सर इस पर कलर क्यों नहीं चढ़ा और इस पर कलर चढ़ा रह गया, आखिर ऐसा क्या था, पहली चीज। दूसरा आप पूछेंगे सर हम तो कोशिका भित्ति पढ़ रहे थे, बीच में ये ग्राम प्राम क्यों लेकर आ गए। कहीं ना कहीं संबंध जो है यहाँ का वो किससे है, कोशिका भित्ति से ही है मेरे भाई। ठीक है, आइए बेटा बात करते हैं क्या ये जो ग्राम पॉजिटिव जो है और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आप पूछेंगे उदाहरण, बेटा ये उदाहरण ही है। इकोलाई बैक्टीरिया कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, और बेसिलस सबटिलिस कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर दोनों में ये जो 2 प्रकार के जो जीवाणु हैं इनमें अंतर क्या है।
पहली बात, इनमें कलर चढ़ा रहता है, इनमें कलर नहीं चढ़ा रहता। आप पूछेंगे क्यों, वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनना बेटा। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, कृपया करके ये कमेंट बिल्कुल मत करिएगा कि सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे हो। अगर आप ऐसा कमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप बिल्कुल ही कतई बुड़बक वाला क्वेश्चन पूछेंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, हाँ जी, दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। ये है, ध्यान से देखिएगा, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ये है ग्राम नेगेटिव जीवाणु। आप बोलेंगे सर दोनों में कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा, अभी बनाऊंगा ना मेरे भाई, अभी बनाने तो दो। ये है साहब ग्राम नेगेटिव, ये है ग्राम पॉजिटिव। ये दोनों की क्या है बेटा जी, ध्यान से सुनना, ये दोनों की बांध लेते हैं, इन दोनों की ये है कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली से यहां पर कोई संबंध नहीं है। मेन क्या था, कोशिका भित्ति है ना। मेन कौन है, कोशिका भित्ति। आइएगा ध्यान से देखना बेटा, जो मैं चीज आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की, कृपया करके इसको पकड़ने की भी कोशिश करिएगा। हाँ जी, दिख रहा है। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा लूंगा आपका, बस ज्यादा नहीं। डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। देखिए ये है ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति, ठीक है। अब इधर देखना, हाँ जी, ये है बेटा जी ग्राम नेगेटिव की कोशिका भित्ति। अब देखकर मेरे भाई इतना तो समझ में आ गया होगा, ग्राम पॉजिटिव में जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति जो है कितनी स्तरीय है, देखकर बताएं कितनी स्तरीय है। आप बोलेंगे सर एकल स्तरीय है, एक स्तर से बनी हुई है। पूरी लाल दिखाई है ना, नीली तो नहीं दिखाई ना। चलो जी, यहां पर बताएं, यहां पर जो कोशिका भित्ति है बालक, ध्यान से सुनना, यहां पर जो कोशिका भित्ति है वो कितनी स्तरीय है। आप सीधा बोलेंगे सर द्विस्तरीय है, सर 2 स्तर से बनी हुई है। चलो जी, बिल्कुल सही देख रहे हैं। अब देखकर ये भी सोच लीजिए कि किसकी कोशिका भित्ति मोटी है। सब देखकर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये ज्यादा मोटी है। ये बेटा जी लगभग मान के चलिएगा, आपकी इसकी जो मोटाई जो होती है वो होती है लगभग 18 से 40 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। इसकी होती है लगभग 12 से 20। जो ये नहीं समझ पा रहे हैं छोड़ दीजिएगा, अभी सिर्फ इतनी सी बात, ये ज्यादा मोटी है, ये इतनी मोटी नहीं है। लेकिन ये एकल स्तरीय और ये 2 स्तरीय है। देखिए ये 2 स्तर है, लेकिन दोनों स्तर मिलकर भी इतनी मोटी नहीं है जितनी ये अकेली स्तर जितनी मोटी है। ठीक है भैया, चले आगे चलिए, अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। तो बेटा जी कौन मोटी, कोशिका भित्ति ये मोटी स्तर है, अकेली मोटी स्तर है। और ये 2 होने के बावजूद भी दोनों मिलकर भी इतनी
मोटी नहीं है। हाँ जी, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलें आगे, ये इतनी मोटी नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनना। अब साहब बनी किससे हुई है, ये बनी किससे हुई है ना, किससे बनी हुई है, ध्यान से सुनना बेटा जी। यहां पर ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इतना तो आपको देखकर भी पता लग रहा है कि ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एक ही स्तर है, और ये अकेली स्तर जो है बेटा ध्यान से सुनना, ये जो अकेली स्तर जो होती है, ये कोशिका भित्ति जो अकेली स्तर है बेटा, ये बनी होती है एक पदार्थ से जिसका नाम है, ध्यान से सुनना, पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है। अब जरा इमेजिन करें पेप्टिडोग्लाइकेन। अब आप पूछेंगे सर पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है प्रभु, ये भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। कौन है बेटा जी, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कौन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन क्या बना रहे हैं, कोशिका भित्ति, यानी ये जो लाल 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 जो मैंने दिखाई है, ये कोशिका भित्ति है जो बनी हुई है किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से। प्रभु इधर देखो जरा जल्दी से, यहां पर भी तो है लाल रंग की स्तर, नहीं है क्या, है ना, लेकिन बाहर वाली के अंदर वाली है, अंदर वाली है। तो याद रखना है, यहां पर कोशिका भित्ति एक स्तर की बनी हुई थी, और वो पूरी एक स्तर बनी हुई है किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से। लेकिन यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है बालक, ध्यान से सुनिएगा, ये कोशिका भित्ति जो होती है ये बनी होती है द्विस्तरीय, एक है एक स्तर और दूसरी है दूसरी स्तर, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एक स्तर दो स्तर ना बोलकर क्या बोलूंगा, बाह्य स्तर और अंतः स्तर, बाह्य स्तर और अंतः स्तर, ऐसे भी तो बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता है। एक बाहरी स्तर है और एक अंदरूनी स्तर है। अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, यहां पर नीली वाली कौन सी है, बाहरी है, और लाल वाली कौन सी है, अंदर वाली है ना। अब लाल वाली मैंने जानबूझ के लाल बनाई थी क्योंकि ये भी लाल और साहब ये भी लाल, इट मींस, ध्यान से सुनना, जो अंतः स्तर है यहां पर किसमें, ग्राम नेगेटिव में बेटा जी, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब जो समझदार हैं इस बिल्कुल सिंपल सी चीज को एक झटके में समझ गए होंगे इस डायग्राम से। क्या, ग्राम पॉजिटिव में जो कोशिका भित्ति है वो है मोटी, है ना, एक स्तर है से बनी हुई है, और ये बनी होती है किससे, पेप्टिडो, यानी ये जो लाल लाल जो मैंने जानबूझकर दिखा, देखिए ये लाल नहीं होती है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो लाल रंग की स्तर मैंने कोशिका भित्ति बनाई है, ये बनी हुई किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब यहां पर मैंने बताया कि भैया दो स्तर होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अंदर वाला जानबूझ के लाल बनाया था, क्यों, क्योंकि ये भी लाल है, इसके अंदर वाली भी लाल है, क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है, तो इसके अंदर वाली जो स्तर है वो भी किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। बचा क्या है, बाहर नीली वाली जो स्तर है जो अलग है, यहां पर बाहर वाली अलग अंदर वाली अलग। तो बेटा जी बाहर वाली जो स्तर जो होती है वो बनी होती है, याद रखना, भूल नहीं जाना, इंपॉर्टेंट है, लिपोपॉलीसेकेराइड से, लिपोपॉलीसेकेराइड से। अब कितने बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, बेटा पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। आप बोलेंगे फिर कार्बोहाइड्रेट, मैं बोलूंगा हाँ फिर कार्बोहाइड्रेट क्या करूं बेटा, है ही जगह, हर जगह कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा जी पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप सभी ने नाम सुना होगा, क्या, स्टार्च सुना है, ग्लाइकोजन सुना है, सेल्यूलोज सुना है, हेमीसेल्यूलोज सुना है, पेक्टिन सुना है, ये सारे शब्द जो मैंने अभी अभी बोले हैं ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो बाहरी स्तर जो है वो किससे बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड से, और लिपो वर्ड किससे आया है, लिपिड से। अब आप पूछेंगे सर लिपिड क्या होता है, जरा जल्दी से मुझे बताएं, आज अपने बालों पर आपने तेल लगाया है, आप सोचो तेल लगाया है,
बोलेंगे हाँ सर लगाया, कईयों ने नहीं लगाया होगा। जरूरी है बेटा तेल लगाया करो, नहीं तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी, है ना। हाँ जी, तेल लगाते हैं। तेल क्या होता है? एक प्रकार का लिपिड होता है, ठीक है, भूलना मत। तेल क्या है? एक प्रकार का लिपिड है। अब आप मुझे बताएं, आपने देखा होगा आपके घर पर जो पेरेंट्स हैं, जैसे स्पेशली फादर जो होंगे, कई बार फादर का पेट निकल आता है आप में से कई होंगे जिनके फादर का पेट निकला हुआ होगा, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। मेरा बीच में कभी निकल जाता है, कभी अंदर हो जाता है, कभी एक्सरसाइज करता हूं तो अंदर, नहीं करता तो बाहर आ जाता है, यानी क्या आ जाती है? वसा, फैट होती है ना। तो बेटा जी वसा और तेल एक प्रकार के क्या होते हैं? लिपिड। भूल मत जाना, वसा भी एक प्रकार का क्या है? लिपिड। तेल भी एक प्रकार का क्या है? लिपिड, है ना। तो याद रखना, यहां पर जो बाहरी स्तर होती है उसमें क्या मिल रहे हैं? लिपिड मिल रहे हैं, जो मुख्य रूप से तेल होते हैं, यहां पर याद रखना, ठीक है। तो लिपिड मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, और अंत स्तर जो है वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक प्रकार के क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन यहां पर जो बाहरी स्तर में जो कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और अंदरूनी स्तर में जो कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे अलग होंगे, इसी वजह से दो अलग अलग स्तर हैं, ठीक है भैया। डनाडन डन, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं फटाफट हमारा जो प्रश्न जो था, जो आप पूछना चाह रहे थे, क्या कि सर इसमें कोशिका भित्ति, ये चीज समझ में आ गई ना बेटा, कि ग्राम पॉजिटिव जो थे उन पर कलर चढ़ा रह गया था, ग्राम नेगेटिव में कलर नहीं चढ़ा रह गया था। अभी भी आपका प्रश्न यही है ना कि सर इस पर क्यों कलर चढ़ा रह गया, इस पर क्यों कलर नहीं चढ़ा? अभी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ग्राम धनात्मक है, ग्राम ऋणात्मक में मेन अंतर क्या था भैया? कोशिका भित्ति का था। हम पढ़ क्या रहे थे? कोशिका भित्ति पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, अभी तक कोशिका भित्ति चल रहा है। क्या क्या बता दिया मैंने कोशिका भित्ति में? कोशिका भित्ति आकृति बनाती है, संरचना बनाती है, फटने से बचाती है। कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणु को हमने दो भागों में बांट दिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु वो होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति जो होती है अकेली होती है, एक स्तर से बनी होती है, मोटी होती है, और किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। जबकि ग्राम नेगेटिव, ग्राम ऋणात्मक वो जीवाणु होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है। बाहर वाली किससे बनी होती है? याद रखना, लिपोपॉलीसेकेराइड से, और अंदर वाली वापस से किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। ये मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा जल्दी से फटाफट इस चीज को और समझ लेते हैं कि काहे इस पर कलर चढ़ा रह गया, काहे इस पर कलर उतर गया, काहे, क्यों, किस लिए, यही पूछेंगे ना। आइए ध्यान से सुनना। आगे बढ़ने से पहले मैं वापस से वही उदाहरण लेना चाहूंगा। शाहरुख खान, कलर चढ़ा रह गया। सलमान खान, कलर उतर गया, ठीक है। क्वेश्चन आपने पूछा क्यों चढ़ा रह गया और क्यों उतर गया, ठीक है। जरा इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और सुनना मेरी बात को। बेटा शाहरुख खान से कहा गया, शाहरुख खान से ध्यान से सुनना, कहा गया जाओ होली खेल कर आओ, या इसको होली खिला दी सीधा। जबकि सलमान खान जो था ना वो थोड़ा समझदार था। उसने क्या किया? अपने चेहरे पर ना तेल लगा लिया। क्या लगा लिया? तेल। अब आप मुझे बताएं, क्या आपने होली खेली है? आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने जब होली खेली होगी तो अपनी बॉडी पर तेल लगाकर गए होंगे, और तेल लगाने के बाद फिर होली खेली, और होली खेलकर जब आए तो रंग उतर गया? जरा दिमाग लगा, कितने बच्चे हैं? होंगे, कई होंगे, होंगे ना, पक्का ना। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, मैं तेल लगाकर जाऊं और मेरे ऊपर कोई रंग डाले, फिर मैं नहाऊं, तो तेल जो होता है वो रंग के साथ निकल जाएगा। तेल जो होगा वो रंग के साथ निकल जाएगा। बस इतना सा अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा सोच लो, इन दोनों जीवाणुओं में से, इन दोनों जीवाणुओं में से, या इन दोनों जीवाणुओं में से चीज एक ही है, किस में बाहर तेल मिल रहा था? दिमाग लगाओ, तेल कहां था? यहां था कि यहां था? सोचो, यहां था कि यहां था? आप बोलेंगे सर लिपो वर्ड आ रहा है। लिपो का मतलब लिपिड, और बोला था तेल क्या है? एक प्रकार का लिपिड है जो ग्राम नेगेटिव की कोशिका भित्ति में मिलेगा। कौन मिलेगा बेटा जी? तेल। अब जरा सोचिए, कलर डालो, तेल उसने लगा रखा है, आप नहलाओगे कलर उतर जाएगा। तेल नहीं लगा रखा, कलर डालोगे, उतारने की कोशिश करोगे, नहीं उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर तेल नहीं है। तो याद रखना, ये रंग क्यों देते हैं? क्योंकि इनकी बाहरी स्तर में लिपिड इतने नहीं होते, जबकि यहाँ पर लिपिड बहुत सारा है। इस वजह से कलर के साथ जब कलर लगाया जाएगा तो कलर कुछ समय के लिए चिपकेगा, लेकिन जैसे ही धोगे तो कलर उतर जाएगा। बस बिल्कुल वही होली वाला हाल है यहाँ पर। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। इसी के साथ बेटा जी हमने दो चीजें
कंप्लीट कर दी हैं। कौन कौन सी? एक हमने पढ़ा आज बेटा जी कोशिका आवरण में क्या सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा हमने पढ़ा कोशिका भित्ति। अब मेरे ख्याल से जो आज मैंने चीज बताई है इसमें से ना एक प्रश्न जरूर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो आपने आज का लेक्चर भूलना नहीं है, एक एक चीज आपने याद करनी है। अभी जो समय हुआ है बेटा जी वो हमारा हुआ है किस चीज का? 1 मिनट रिवीजन का, है ना। अब जरा सोचिए आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, जल्दी से रिवाइज करिए, फटाफट रिवाइज करिए बेटा जी। आज हम लोगों ने कई सारी बातें करी। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखने की कोशिश करी, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे बाहर से जब हम अंदर की ओर आते हैं तो कोशिका आवरण मिलता है, जिसमें 3 स्तर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखने की कोशिश करी, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे बाहर से जब हम अंदर की ओर आते हैं तो कोशिका आवरण मिलता है, जिसमें 3 स्तर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। सबसे पहले बात करी ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट से। क्या कार्य कर रही है? संक्रमण में सहायता करती है ना। और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये श्लेष्मा जैसी होती है, ये 2 प्रकार की होती है। कुछ जीवाणुओं में पतली ढीली ढाली होती है जिसको हमने अवपंक परत बोला यानी स्लाइम लेयर बोला, कईयों में हार्ड होती है जिसको हमने संपुटिका बोला। भूल मत जाना संपुटिका अवपंक परत, बार बार बोल रहा हूं, प्रश्न बनता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में मैंने आपको बताया कि भैया ये संरचना को बनाए रखती है, ये कोशिका का कंकाल बना रही है, ये आकृति को बनाए रखती है और फटने से बचाती है। फिर हमने कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। किसने बांटा? क्रिश्चियन ग्राम ने। किस विधि के अनुसार? कौन सी हमारी? ग्राम अभिरंजन विधि, जिसमें उन्होंने अभिरंजन किया था, कलर डाला था, कलर डाला, आयोडीन डाला ताकि कलर चढ़ा रह जाए, फिर धोया पहले पानी से, फिर किससे? अल्कोहल से। जो जिसमें से कलर उतर गया वो ग्राम ऋणात्मक नेगेटिव, जिसमें चढ़ा रह गया ग्राम पॉजिटिव। क्यों चढ़ा रह गया? ग्राम पॉजिटिव में लिपिड नहीं थी सबसे बाहरी स्तर, लेकिन ग्राम नेगेटिव में बाहर जो स्तर जो थी उसमें लिपिड मिल रही थी। ग्राम पॉजिटिव में जो कोशिका भित्ति थी वो केवल 1 स्तरीय थी, भूल मत जाना। ग्राम पॉजिटिव में केवल 1 स्तरीय थी, ग्राम नेगेटिव में 2 स्तरीय थी। और यहां पर जो पॉजिटिव में जो 1 स्तरीय थी वो किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन। वही पेप्टिडोग्लाइकेन जो ग्राम नेगेटिव की अंदर वाली झिल्ली में मिल रहा था, अंदर वाली स्तर में मिल रहा था। बाहर वाली में क्या मिल रहा था? लिपोपॉलीसेकेराइड। खत्म। आज इतना ही पढ़ेंगे। अब समय हुआ है वापस से किसका? क्विज का। पहला प्रश्न बेटा जी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। ग्राम पॉजिटिव यानी ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति कितने स्तर से बनी होती है? जरा जल्दी से आंसर दीजिए। ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति कितने स्तर से बनी होती है? 1 2 3 4, जल्दी से आंसर दीजिए। ग्राम पॉजिटिव की आपने बतानी है, नेगेटिव की नहीं, पॉजिटिव की। ये तो जल्दी से कर लिया होगा, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न बेटा जी, ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। ग्राम नेगेटिव की पूछा है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? लिपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकेन, दोनों ए और बी, या चौथा कोई भी नहीं? पेप्टिडोग्लाइकेन की तो बनी होता है। तसल्ली से आराम से सोचें और सोचकर फिर आंसर लगाएं। चलिए लगा लिया। आइए बेटा जी, पहला प्रश्न था ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो हैं उनकी कोशिका भित्ति कितने स्तरों से बनी होती है? सोचिए, ग्राम पॉजिटिव में केवल 1 स्तर थी, मोटी थी, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई थी। सीधा आंसर 1। क्लियर? चलें नेक्स्ट। ग्राम जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। ग्राम जीवाणु, ग्राम नेगेटिव जीवाणु जो है उनकी कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है? तो बेटा बाहरी स्तर किससे बनी हुई थी? लिपोपॉलीसेकेराइड। और अंदर वाली? पेप्टिडोग्लाइकेन। आंसर क्या हो गया? दोनों ए और बी। तो ये था हमारा आज का क्विज। आपको होमवर्क जो है नीचे होमवर्क सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी हम बात करेंगे किस चीज की? भैया हमारा क्या चल रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना चल रही है। इंटरेस्ट दिखाइएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा लेक्चर पढ़िएगा तो ही सिलेक्शन होएगा भैया नीट में। ठीक है, बात गांठ बांधकर इस चीज को याद रख लीजिएगा। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा लेक्चर देखना है, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है, समझना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।